क्या दोस्तों आपको पता है जो दहेज का केस पत्नी करती है वो एक सबसे खतरनाक और एक सबसे बड़ी सजा करवाने वाला केस होता है। यानी कि पति को जो भी सजा होती है उनमें सबसे बड़ी सजा दहेज के केस के अंदर ही होती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि अगर आपको दहेज के केस से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना होगा। अगर ये काम आप कर लेते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो मैं क्लियर कर देता हूं कि आप अगर कोई भी हैं, पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार है, सभी के ऊपर से केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। आपको इस केस के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की सजा नहीं होगी। आपको इस केस के अंदर अब बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके फायदे का है। ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा जो मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। आपके बचने के रास्ते इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रह के इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जो मेरा वकालत का अनुभव है उसके अंदर मैंने ये पाया है कि आज के समय के अंदर अगर आपको 490 केस या फिर BNS 8586 केस या फिर दहेज के केस के अंदर सफलता हासिल करनी है तो ये तरीका आपको अब अपनाना बहुत ही जरूरी है। ये तरीका आज के समय के अंदर आप नहीं अपनाते हैं तो इस केस की दलदल के अंदर आप पूरी तरह से फंस जाएंगे और अंत में जेल तक जाना पड़ सकता है और एक बड़ी सजा से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपके साथ में ऐसा ना हो इसलिए ये काम आज ही आपको कर लेना है और अपनी लाइफ को सेव कर लेना है, जिससे आप इस केस की मुसीबतों के अंदर बिल्कुल भी ना फंसे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पत्नी के द्वारा जब दहेज का केस दर्ज करवाया जाता है तो आज के समय के अंदर बहुत ज्यादा पत्नियों के द्वारा ये केस झूठा दर्ज करवाया जाता है। और इस झूठे केस के अंदर केवल पति का ही नाम नहीं होता है, पति के घर वालों का नाम होता है तो साथ में रिश्तेदारों का नाम भी होता है। यानी कि जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है तो उनका नाम भी इस केस के अंदर पत्नी के द्वारा लिखवा दिया जाता है। और ऐसी कई सारी मनगढ़ंत स्टोरी लिखवाई जाती है इस केस के अंदर जो एक्चुअल में पति पक्ष ने उस पत्नी के साथ में किया ही नहीं है, यानी कि किसी ने भी नहीं किया है। पर पत्नी का मकसद ये होता है कि मैं जितना संगीन आरोप इनके ऊपर लगाऊंगी, जितनी कठिन स्टोरी में इस केस के अंदर लिखवाऊंगी उतना ही मुझे फायदा मिलेगा और ये लोग इतने ही ज्यादा प्रेशर के अंदर आएंगे, इनको उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी। तो पत्नी का मकसद होता है पूरी तरह से दबाव डालने का, प्रेशराइज करने का, सभी को पनिशमेंट करवाने का। तब ये सब होगा ही नहीं पति पक्ष के साथ में। पति पक्ष पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे पत्नी के झूठे केस से, दहेज के झूठे केस से, IPC 498 के झूठे केस से, BNS 8586 के झूठे केस से। तो थोड़ी सी तो मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं कि पत्नी जब दहेज की लैंग्वेज लिखवाती है कि मेरे साथ में पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मिलके और दहेज की डिमांड की है, मेरे से पैसे की डिमांड की है, मुझे मारा है, पीटा है, मुझे यातनाएं दी गई है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, मेरी जान लेने की कोशिश की गई है और मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया गया है, मुझे बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा परेशान किया गया है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। यानी कि पत्नी इस केस के अंदर गाली गलौज, धमकी से लेके जान से मारने तक की बात लिखवा देती है। और इतने संगीन आरोप उसके होते हैं कि अगर आप उस FIR को पढ़ते हैं तो आपके मन के अंदर ये भाव जरूर आता है कि हमने इसके साथ में ऐसा किया ही नहीं है, ये इस हद तक कैसे जा सकती है, ये हमारे खिलाफ इतनी गलत बातें कैसे लिखवा सकती है। तो आपको एक टाइम पे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि आप गुस्से के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, पर आप कंट्रोल में रहते हैं। आपको कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि कानून के आगे आप विवश है। अगर उसी टाइम अगर आप गलत एक्शन ले लेंगे तब आप उस केस के अंदर पूरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपकी गलती नहीं थी, पर अगर आप गुस्से में कुछ भी अगर गलत काम आप उस पत्नी के प्रति करते हैं तो तभी आप उस केस के अंदर पूरी तरह से फंस जाएंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। चाहे उसने आपके खिलाफ कितनी भी गलत बातें उस केस के अंदर क्यों ना लिखवाई हो तो भी अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप इन बातों को अपने दहेज के केस के अंदर जरूर देख लेना। जो भी आपके ऊपर दहेज का झूठा केस पत्नी के द्वारा दर्ज किया गया है, IPC 498 या फिर BNS 8586 का आपके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया है, उसके अंदर ये बातें आप जरूर देख लेना। पहली सबसे मेन बात तो ये होगी, पत्नी ने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उन आरोपों के अगर पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, केवल उसके मनगढ़ंत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, तो वहीं पे आप अपने आप को सेफ समझ लेना कि अब आपकी इस केस के अंदर कोई भी सजा नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके की सजा इस केस के अंदर नहीं मिलेगी। केस के अंदर पत्नी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, पुलिस और कोर्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। आप पूरी तरह से सेफ हैं और सिक्योर है, क्योंकि देखो दोस्तों कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोर्ट को जो भी डिसीजन लेना होता है केस के अंदर, जो भी कोर्ट को ऑर्डर सुनाना होता है, वो केवल एविडेंस यानी कि सबूतों के बेस पे कोर्ट निर्णय लेती है, सबूतों के बेस पे कोर्ट ऑर्डर करती है। तो दोस्तों अगर आपके खिलाफ आपकी पत्नी के पास में कोई भी सबूत नहीं है, केवल उसके झूठे आरोप उस केस के अंदर है,
तो आपको किसी भी तरीके की सजा नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके की सजा कोर्ट नहीं देगी, आप उस केस से इज्जत बरी हो जाएंगे। पहली बात आपको उस केस के अंदर ये देखनी है। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आप पत्नी के साथ में अच्छा किए हैं, जब भी आप पत्नी के साथ में रहे हैं तब पत्नी को घुमाने फिराने के लिए लेके गए हैं, उसके साथ में जो भी आपके हंसी खुशी के पल के फोटो वीडियोज वगैरह हैं उनको आप सबूतों के तौर पे उस केस के अंदर लगा सकते हैं। पत्नी के लिए जो भी आपने गिफ्ट्स वगैरह खरीदा है, उसके लिए जो भी आपने ज्वेलरी या फिर कपड़े वगैरह खरीदे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बिल्स वगैरह आपके पास में हैं उनको भी आप सबूतों के तौर पे उस केस के अंदर लगा सकते हैं। और पत्नी के नाम से अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह किया है, उसके नाम से अगर आपने कोई एफडी वगैरह करवाई है सरकारी स्कीम वगैरह के अंदर, अगर आपने उसके नाम से उसके फ्यूचर प्लान के लिए, उसकी फ्यूचर सेफ्टी के लिए आपने अगर कहीं पे पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया है, या फिर उसके लिए आपने कोई जमीन प्लॉट मकान वगैरह खरीदा है, कहीं पे भी अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर उसके नाम से इन्वेस्ट किया है, तो इससे रिलेटेड एविडेंस भी आप कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं कि आपने हमेशा पत्नी के लिए अच्छा ही सोचा है, उसके लिए अच्छा ही किया है, उसके साथ में आपने कभी भी कोई भी गलत नहीं किया है। उसकी कोई बीमारी वगैरह हो गई है, उसके मेडिकल वगैरह में आपने पैसा खर्च किया है, उसका इलाज वगैरह आपने करवाया है, तो इससे रिलेटेड भी एविडेंस आपके पास में है तो वो भी आप कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो इन सबसे केवल आपकी अच्छाई दिखेगी कि आपने हमेशा अच्छा ही किया है, आप उसके साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो पत्नी की जो आरोप है वो पूरी तरह से दब जाएंगे और आपके जो अच्छाइयों के सबूत हैं वो हावी हो जाएंगे। इनसे आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, केवल आपकी अच्छाई दिखेगी और आपकी उस केस के अंदर फाइनली इन सबसे जीत हो ही जाएगी। तो ये तो हुई दूसरी बात। अब मैं तीसरी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको जो पत्नी ने एफआईआर वगैरह करवाई है, जो कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर्ड करवाई है, उसके अंदर ये भी देखना है कि पत्नी ने उस केस के अंदर किस किस का क्या क्या रोल दिखाया है। क्या पत्नी ने किसी के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं? अगर नहीं लगाए हैं तो वो केस झूठा माना जाएगा। अगर पत्नी ने उस केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है, केवल जनरल एलिगेशन लिखवा दिए हैं, तो भी वो केस झूठा पाया जाएगा। तो इन सारी मेन बातों को आपको उस केस के अंदर देखना है। और एक मेन बात आपको ये भी देखनी है कि पत्नी जो दहेज का केस करती है उसके साथ में अन्य केस भी होते हैं, तो दोनों केसों के अंदर जो पत्नी ने स्टोरी लिखवाई है वो अगर मैच नहीं करती है, अलग अलग स्टोरी है, तो उस केस की कॉपी को भी आपको इस दहेज के केस के अंदर लगाना है, जिससे जाहिर हो जाएगा कि पत्नी अलग अलग बातें दोनों केसों के अंदर लिखवाई है। तो पत्नी तो एक ही है, तो इसके साथ में अलग अलग घटना कैसे हो सकती है, अलग अलग बातें कैसे लिखवा सकती है, तो इसी से पत्नी की झूठ कोर्ट के सामने आ जाएगी। अब चौथी बात आपको पत्नी की उस दहेज की एफआईआर फिर कंप्लेंट के अंदर ये देखनी है कि पत्नी जो भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा गलत दिखा रही है, कि आप सभी ने उसको बहुत ज्यादा तंग किया है, परेशान किया है, उसको यातनाएं दी है, आपने उसके साथ में मारपिटाई की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, और फिर भी अगर वो पत्नी तुरंत कोई भी एक्शन आपके खिलाफ नहीं लेती है, ये एफआईआर है फिर जो केस आपके ऊपर दर्ज करवाई है पत्नी, ये भी काफी टाइम के बाद में करवाई है, जो भी घटना वगैरह पत्नी लिखवा रही है उसके काफी टाइम के बाद में करवाई है, या फिर आपसे अलग होने के काफी टाइम के बाद में करवाई है, 1 महीने या फिर इससे अधिक देरी से उसने एफआईआर या फिर कंप्लेंट करवाई है, तो वो केस पूरी तरह से झूठा माना जाएगा। क्योंकि जिस पत्नी के साथ में इतना गलत होगा वो तुरंत एक्शन लेगी, इतना वेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर वेट कर रही है तो ये माना जाएगा कि बाद में उसने कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई है, किसी से सलाह वगैरह ली है और फिर उसने ये सारी स्टोरी लिखवा के ये झूठा केस फाइल कर दिया है, यानी कि वो झूठा केस ही माना जाएगा। अब मैं आपको सबसे मेन और सबसे गजब की बात बताता हूं कि इन बातों के होते हुए भी आप उस केस से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक काम और आपको करना होगा, ये काम जिन भी पति पक्ष ने आज तक किया है उनको जरूर से जरूर सफलता मिली है, तो आप भी अगर ये काम करेंगे और ये बातें अगर आपके केस के अंदर है तो आपको इस केस के अंदर बिल्कुल भी फंसना नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरह से इस केस से मुक्त हो जाएंगे। देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आपका मामला ये चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार है, सभी को अब ये काम करना बहुत ही जरूरी है। तो इतना महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो काम यह है कि आपका जो भी केस चल रहा है उसके अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की कॉपी जरूर से जरूर लगानी है। आज के समय के अंदर जो दहेज के केस खत्म हो रहे हैं इन 10 जजमेंट के जरिए से ही हो रहे हैं। इन 10 जजमेंट से बाहर किसी का भी केस नहीं है, सभी का केस इन 10 जजमेंट के दायरे के अंदर ही आ जाता है, इन 10 जजमेंट के अंदर ही सिमट के रह जाता है। इन 10 जजमेंट से बाहर किसी की भी स्टोरी नहीं है। आज तक इन 10 जजमेंट को जो भी पति अपने केसों के अंदर लगाए हैं, जिनको पता था इन जजमेंट के बारे में, उनको 101% सफलता मिली है, वो इस केस से जल्दी ही मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं।
तो आप भी अगर बरी होना चाहते हैं तो इन सभी महत्वपूर्ण 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से जरूर ले लीजिए और इन पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से लेके अपने ऊपर जो भी आईपीसी 498 केस या फिर बीएनएस 8586 का केस है या फिर दहेज का झूठा केस है उसके अंदर जाके लगा दीजिए। कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, चाहे कितना भी झूठा कितना भी कठिन आपके ऊपर केस क्यों ना हो, आप पूरी तरह से उस केस से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के समय के अंदर अगर सक्सेस हासिल करनी होती है तो जजमेंट की सहायता से ही सक्सेस मिलती है और ये बात जल्दी से आपको कोई भी नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। मेरे पास में आए हुए हजारों मामलों के अंदर मैंने जजमेंट्स की सहायता से ही सफलता हासिल की है। तो आप भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन कॉपी को आप मेरे से जरूर ले लीजिए। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको 498 आईपीसी बीएनएस 8586 या फिर दहेज के झूठे केसों से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, इन 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आपको दे देगा। या आपकी और भी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आप अगर मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर के फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।